हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कैश फ्लो के कुछ सम्स। और ये वीडियो देखने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, कैश फ्लो का एक तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉर्मेट और एक बनाया हुआ है एक्सप्लेनेशन ऑफ द एडजस्टमेंट। वो दोनों वीडियो देख के फिर आप मेरे साथ सम करना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको लिंक के अंदर मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन 1 मैंने लिखा कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनर कॉलम, आउटर कॉलम, और सबसे पहले मेरा आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हो गया पॉइंट ए। क्लियर है? फिर इसके अंदर आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। अब ऑपरेटिंग में हमने फॉर्मेट जब समझ लिया था तो एक स्पेसिफिक चीजें हैं जो मैंने याद कर रखी है जिसको मुझे फॉलो करना है, सो दैट कैश फ्लो बिकम्स वेरी इजी फॉर मी। सो मैंने लिख दिया। उसके अलावा 4 लाइन छोड़ता हूं और अभी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं साइड पे लिख के छोड़ रहा हूं। यहां पे 4 चीजें नॉर्मली में आ सकती है। एक तो आ सकता है प्रोविजन फॉर टैक्स, पीटी। एक आ सकता है प्रपोज डिविडेंड, मैं लिख रहा हूं पीडी। एक आ सकता है आईडी, इंटरिम डिविडेंड, और चौथा आ सकता है जनरल रिजर्व। उसमें जो चीजें होगी वो यहां पे हम मेंशन करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहां फेयर में नहीं लिख रहा हूं। जो आंसर आएगा उसको क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, उसके बाद हेडिंग आएगा एड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो इसमें हम ऐड करेंगे अब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी जैसे हम फॉर्मेट में समझा था, यूजुअली 3 चीजें आ सकती है। एक आएगा डेप्रिसिएशन, एक आएगा लॉस, एक आएगा इंटरेस्ट। उसके बाद आता है माइनस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। और इसमें 2 चीजें मैक्सिमम आ सकती है। एक तो आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन और दूसरा आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और जो आंसर आएगा वो मुझे क्या मिल जाएगा? कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मैं अभी कुछ भी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ मेरा फॉर्मेट मुझे पता है इस तरह से ऑपरेटिंग में आएगा। जो मैंने याद कर रखा है मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। देन उसको हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रहे हैं। से जो कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस था वो यहां पे आ गया। देन प्लस माइनस वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेंगे और उसके लिए रूल बहुत क्लियर था। मैं यहां ऊपर लिख देता हूं करंट एसेट्स है, सो इट हैज गॉट अ डायरेक्ट रिलेशन, और करंट लायबिलिटी हैज गॉट करंट एसेट गॉट इनडायरेक्ट रिलेशन, और करंट लायबिलिटी हैज गॉट डायरेक्ट। मतलब लायबिलिटी बढ़ेगी तो कैश बढ़ेगा, लायबिलिटी घटेगी तो कैश घटेगा। लेकिन एसेट बढ़ेगी तो कैश घटेगा, और एसेट घटेगी तो कैश बढ़ेगा, रिवर्स है। सो आ जाएगा। सो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा? कैश फ्लो बिफोर टैक्स माइनस टैक्स पेड, और जो आंसर आएगा वो क्या हो जाए? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। और सबसे ज्यादा मुश्किल कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग में होती है, इसलिए मैंने क्या कर लिया है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग का पूरा फॉर्मेट मैंने याद कर लिया। ये चीज आ सकती है। देन कम्स कैश फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आएगी? तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स, और दूसरा आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा और कुछ भी आने वाला इसके अंदर नहीं है। परचेज सेल ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स वो आ जाएगा। आउटर कॉलम में जो भी प्लस माइनस हो गए, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा? इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लोन एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन देम, वो सब किसके अंदर आ जाएगा? फाइनेंसिंग में। और देन इवेंचुअली द लास्ट पार्ट विल कम इज ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज वी आर एंडिंग अवर सम। ए प्लस बी प्लस सी टोटल आ जाएगा। इसके अंदर एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इससे क्या ऐड करेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बट एक्चुअल में यहां क्या क्या आएगा? कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस और करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस। और ये जो आंसर आता है वो टैली किससे हो जाना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, बैंक एंड करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? दिस इज वी आर रेडी विथ अवर फॉर्मेट, ये इससे टैली हो जाना चाहिए। सो मैंने क्या किया है? मैंने सिंपली एक ही काम किया है, मैंने और कुछ भी नहीं किया। मैंने मेरा फॉर्मेट सबसे पहले लिख लिया है, और कोई भी समय आएगा मैं तो ये फॉर्मेट लिख लूंगा। हाँ, थोड़ा सा आपको मेरी तरह अच्छे से याद हो जाए तो फिर ऐसे 4 लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं, जो जो चीजें होगी वही मेंशन करेंगे। फाइन। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। मतलब कोई भी सम शुरू करूंगा, पहले मैंने फॉर्मेट बना लिया, अब मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर रहा हूं। और क्वेश्चन हम यूजुअली कहां से शुरू करेंगे? फ्रॉम द एडजस्टमेंट्स। सो क्वेश्चन 1 में एडजस्टमेंट है, proposed dividend on equity share for the year ended 31st March 2018 and 19 are 39,000 and 45,000 respectively। एक ही एडजस्टमेंट है, proposed dividend 2018 और 19 दोनों को दिया है। और proposed dividend में हमने समझा था इंटरेस्ट और डिविडेंड आए तो सबसे पहला रूल ये है, ऑपरेटिंग में प्लस होगा, फाइनेंसिंग में माइनस। और कौन सी अमाउंट होगी? डिविडेंड में हमेशा हमको कौन सा डिविडेंड लेना है? प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड यहाँ पे कितना है? 2018 का है 39,000। तो 39,000 एक तो प्रपोज्ड यहां पे प्लस कर देंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड हाउ मच? 39,000 एंड फाइनेंसिंग में लिखूंगा प्रपोज्ड डिविडेंड पेड। प्रपोज्ड डिविडेंड पेड कितना था? 39,000। ये पे किया इसलिए यहां पे क्या होगा? नेगेटिव। यहां पे ऐड करना था इसलिए क्या हो गया? पॉजिटिव। क्लियर है? सो हमने सबसे पहले क्या खत्म कर दिया? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट खत्म करने के बाद जैसे ही हम बैलेंस शीट पे आएंगे, सबसे पहली चीज अपने को देखनी है, अपना प्रॉफिट निकालना है। सो बैलेंस शीट में देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस है पॉइंट नंबर 1। एंड आई होप यू नो हाउ टू रीड द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जहां पॉइंट नंबर 1 दिया है तो हमको नोट्स ऑफ अकाउंट्स में देखना पड़ेगा। तो नोट्स ऑफ अकाउंट्स में दिया हुआ है सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट पीएनएल, ओपनिंग बैलेंस है 18, क्लोजिंग बैलेंस है 27। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहां पे आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड हाउ मच? 9,000। ये कैसे आया? 27,000 माइनस 18,000। क्लियर है? हमने पहले क्या किया? एडजस्टमेंट कंप्लीट किए। एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस शीट में सबसे पहली चीज मैंने क्या देखी? स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बैलेंस। उसका जो डिफरेंस था पॉजिटिव आ रहा था प्रॉफिट, नेगेटिव आता तो हम क्या लिख देते? लॉस। और रिजर्व और सरप्लस में एक चीज और दी हुई है, जनरल रिजर्व। ये हमेशा इंक्रीज ही होगा। ओपनिंग बैलेंस था 20, क्लोजिंग बैलेंस हुआ 30। जनरल रिजर्व की इफेक्ट कहां लिखी हुई है? हमने ऑपरेटिंग में लिखी हुई है जनरल रिजर्व। तो यहां लिखूंगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना आ रहा है डिफरेंस? 30 माइनस 20, इंक्रीज कितना हो रहा है? 10,000। क्लियर है? हमने एडजस्टमेंट खत्म किया। एडजस्टमेंट खत्म करने के बाद हमने क्या किया? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल सरप्लस का हमने यहां बैलेंस लिख लिया।
उसके बाद स्टार्टिंग से बैलेंस शीट पढ़ना शुरू करना है और एंड तक जाना है और अपना जो एक्सप्लेनेशन टू बैलेंस शीट 1 में हम जो चीजें समझी थी उसको फॉलो करना है, अपना आप अपना सम टैली हो जाएगा। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। इक्विटी शेयर कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 350। अब एक लॉजिकल ब्रेन सोचो, अगर शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा है तो पहले तो उसकी इफेक्ट कहां जाएगी, फाइनेंसिंग में। बढ़ रहा है तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, 50,000 इंक्रीज हुआ तो पैसा आ रहा है। तो आई राइट इश्यू ऑफ शेयर, हाउ मच, 50,000, पॉजिटिव है, पैसा आ रहा है। उसका रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ट्रेड पेएबल, अब ट्रेड पेएबल क्या है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए हमने यहां जगह छोड़ी हुई है, तो आई राइट ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल ओपनिंग है 35, क्लोजिंग है 53, 18,000 क्या हुआ, इंक्रीज। और लायबिलिटी का कैश के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, कहां पे लिखूंगा, इंक्रीज। ट्रेड पेएबल के बाद है अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटी में ओपनिंग 8, क्लोजिंग 6। अदर करंट लायबिलिटीज ओपनिंग है 8, क्लोजिंग है 6। 2000 डिक्रीज हुआ तो कहां पे लिखूंगा, डिक्रीज। उसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बट उसके अंदर नोट नंबर क्या दिया हुआ है, 2। तो मैं नीचे जाके नोट नंबर 2 में मैंने देखा तो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। अगेन एक्सप्लेनेशन में हम समझ चुके हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स की कितनी इफेक्ट आती है, 2 इफेक्ट होती है। ओपनिंग बैलेंस जो होता है, अगर एडजस्टमेंट होता तो हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते, बट एडजस्टमेंट नहीं है तो जो ओपनिंग बैलेंस है उसको हम क्या मानते हैं, टैक्स पेड। तो अपने क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 28,000, तो 28,000 हम कहां लिखेंगे, टैक्स पेड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे लास्ट में, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को हम क्या मानेंगे, टैक्स पेड। और क्लोजिंग बैलेंस है 32, उसको हम क्या मानेंगे, प्रोविजन। तो यहां पे ऐड करूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना है, प्रोविजन फॉर टैक्स है 32,000। क्लियर है। टैक्स में अगर एडजस्टमेंट होता तो लेजर बनता, एडजस्टमेंट नहीं है, ओपनिंग बैलेंस को मानते हैं हम टैक्स पेड, क्लोजिंग को मानते हैं हम प्रोविजन फॉर टैक्स। वो हमने यहां पे ऐड कर दिया। क्लियर है। अगेन बैलेंस शीट को आगे बढ़ा रहा हूं, तो हम नाउ मूव ऑन टू द एसेट साइड। सबसे पहले फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट में पॉइंट नंबर 3, तो वापस नीचे आ गया पॉइंट नंबर 3, लैंड एंड बिल्डिंग। ओपनिंग बैलेंस है 1,10,000, क्लोजिंग हो गया 57, डिक्रीज हुआ 53,000। अब 53,000 जो डिक्रीज हुआ उसको नॉर्मली कोई भी एसेट डिक्रीज होती है तो हम उसको क्या मानते हैं, डेप्रिसिएशन। पर उसमें एक एक्सेप्शन है, अगर लैंड दी हुई है, लैंड, तो उसमें अगर बैलेंस डिक्रीज होगी तो उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं मान के क्या मानेंगे, सेल। तो यहां पे डिक्रीज कितना हो रहा है, 43 एंड 53,000, उसको हम क्या मानेंगे, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड के अलावा और कोई भी चीज होती, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डिक्रीज होगा तो हम क्या मानेंगे, डेप्रिसिएशन। बट लैंड एंड बिल्डिंग के केस में हम क्या मानेंगे, हमने सेल किया तो पैसा आया, इट्स अ पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर है, श्योर। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी। ओपनिंग बैलेंस है 90, क्लोजिंग हो गया 1,91,000, इंक्रीज कितना हुआ, 1,01,000। सो दैट इज परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना हो रहा है, 1,01,000 परचेज किया तो पैसा मेरी जेब से गया। मैं बार बार बोलता हूं, कैश फ्लो में बेसिक अकाउंटिंग हिसाब किताब का लॉजिकल ब्रेन ऑन रखोगे, यू आर क्लियर। एसेट की वैल्यू बढ़ी तो हमने खरीदा होगा तो मेरी जेब से पैसा गया, इन्वेस्टिंग में पैसा गया। क्लियर है। वापस में बैलेंस शीट पे आ गया। इनटेंजिबल एसेट गुडविल है, 50,000 का कितना हो गया, 40,000। अब गुडविल इज टू बी ट्रीटेड एज नॉर्मल एसेट, और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो यहां पे आएगा, बट इनटेंजिबल एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन होता है
उसको टेक्निकल टर्म क्या यूज की जाती है, एमोर्टाइजेशन, AMOR, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं, इट्स अ डेप्रिशिएशन, नॉन कैश आइटम है इसलिए हमने क्या कर दिया, ऐड, कितना है 10,000, क्लियर है। देन कम्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट होते तो कहां पे आते, क्लोजिंग ओपनिंग यहां पे आते, बट नॉन करंट एसेट है तो एसेट की तरह ट्रीट करूंगा। ओपनिंग बैलेंस है 10,000, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 35, 25,000 क्या हुआ, इंक्रीज, और इंक्रीज को हम कहां पे लिखेंगे, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कितना है, डिफरेंस इज 25,000, खरीदा है तो मेरी जेब से पैसा गया, ये सब डॉट डाल के यहां पे सब टोटल आ जाएंगे, क्लियर है। देन कम्स करंट एसेट, करंट एसेट का कैश के साथ 36 का आंकड़ा है, उल्टा होगा, एसेट बढ़ेगी तो कैश घटेगा, एसेट घटेगी तो कैश बढ़ेगा। इन्वेंट्री है ओपनिंग 57, क्लोजिंग 39, तो हो जाएगा एक तो 18,000 क्या हो रहा है, 18,000 इज डिक्रीजिंग, तो लिखूंगा किसमें, इंक्रीजिंग में, उल्टा, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज 18,000 क्या हो रही है डिक्रीज, तो लिखूंगा इंक्रीज। ट्रेड रिसीवेबल 75 का हो गया 108, सो 25 एंड 8 33,000 क्या हुआ, इंक्रीज, इंक्रीज है तो लिखूंगा किसमें, डिक्रीज, एसेट में उल्टा, लायबिलिटी में सीधा, क्या नाम आएगा, ट्रेड रिसीवेबल, क्लियर है, डन। सो यहां पे हमने पूरा एक कैश एंड बैंक बैलेंस रहा है, वो लास्ट में हम टैली करेंगे। सो हमने पूरा सम कंप्लीट कर दिया है। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज द टोटलिंग, 939 एंड 948 58 60 एंड 90,000 बराबर है 48 58 60 एंड 90, 10,000 ऐड कर दिया। इनकम मेरी कुछ भी नहीं है, नहीं था फिर भी मैंने पूरे फॉर्मूला मेरा याद ही कर रखा है। इट कम्स टू 1 लाख, क्लियर है। देन हियर इट कम्स टू इनर कॉलम में 1 लाख मैंने कॉपी कर लिया, इधर 18 36 और ये हो गया 35, so 1,000 will be added, it comes to 1 lakh 1,000 minus 28, तो 1,000 चला जाएगा minus 27, तो it will be 73,000 is cash from operating activity। मैंने और कुछ नहीं, सिर्फ प्लस माइनस किया, जो प्लस साइन है वो प्लस किया, मैंने सनो माइनस किया है। देन कम्स इन्वेस्टिंग, तो 1,26,000 हो गया, सो 1,26,000 माइनस 53 इट विल बी 73,000 नेगेटिव। देन कम्स 50 माइनस 39, 11,000 क्या है आंसर, पॉजिटिव, क्लियर है। सो मेरे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, सो ए प्लस बी प्लस सी किया तो 73 जीरो हो गया, प्लस माइनस है, यहां पे आंसर क्या आया 11,000 ए प्लस बी प्लस सी। फिर क्वेश्चन में से हम लेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है 17,000, अपने पास कैश और बैंक की है, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट करंट इन्वेस्टमेंट होता तो ऐड करता, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए 28,000 टैली होना चाहिए, जो कि अपने आंसर के साथ पूरा मैच हो रहा है, क्लियर है, फाइन।